मेरा नाम मोनिका है, मैं IELTS 9 हिंदी से हूँ। ठीक है, सो एट द एंड आपको सब्सक्रिप्शन भी करना है, लाइक भी करना है और अच्छे कमेंट भी डालने। अगर आपको इफ़ यू वांट दिस इंग्लिश एक्सप्लेनेशन देन गो टू माय दिस चैनल IELTS 9 एंड हेयर यू आर एट IELTS 9 हिंदी। सो ये जो रीडिंग है यू कैन सी दिस हु रोट शेक्सपियर। तो ये रीडिंग 6 अप्रैल 2024 को आई थी इंडिया में एंड नेबरिंग कंट्री में भी आई थी। ऑलमोस्ट सब जगह यही रिपोर्ट हुई थी। हाँ, कुछ क्वेश्चंस डिफ़र हो सकते हैं मेरी रीडिंग में। तो इस रीडिंग में के लिए हम पहले देखेंगे हम क्या टाइप के क्वेश्चंस हम करने वाले हैं। जैसे फर्स्ट है MCQ, ये देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। एंड उसके बाद फिर है फिल इन द ब्लैंक्स, कंप्लीट द टेबल बिलो। आगे 4 टाइप के क्वेश्चन हैं इस रीडिंग में। और देखो फिर उसके बाद है फिर से एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड फिर यहाँ है कंप्लीट ईच सेंटेंस विद द करेक्ट एंडिंग। तो वो भी है 4 टाइप के क्वेश्चन है और 2 टाइप का MCQ। हम बारी बारी से करेंगे इसको नंबर वाइज। तो पहले मैं ये क्वेश्चन करूँगी, फिर हम फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे, फिर हम ये करेंगे एंड लास्ट वाला क्वेश्चन अगली वीडियो में हम करेंगे। ट्राई करेंगे कि हम एक ही में सब सॉल्व करें, बट टाइम थोड़ा ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है इसलिए मैं एक में नहीं करती हूँ। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहती हूँ कि सबसे पहले जो चीज़ होती है, आप देखो कुछ लोग होते हैं जिनको हैबिट होती है कि नहीं जी हम तो पूरी रीडिंग पैसेज पढ़ेंगे। उनके लिए मैं दिखाऊँ आपको ये रीडिंग पैसेज कितना लंबा है। ये पहला पेज है, ये दूसरा पेज है, देखो ये पूरा 3 पैराग्राफ है इसमें। फिर ये तीसरा पेज आ गया, ये तीसरा है और उसके बाद फिर एक और है, ये भी है। तो इतने 4 पेज को अगर चलो 3.5 पेज को आप पढ़ने बैठोगे तो 10 मिनट तो इसी में ही लग जाएंगे। तो क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, हमें अपना टारगेट लेके चलना है। उस टारगेट के साथ हम ये पढ़ना शुरू करेंगे। और टारगेट भी ये नहीं कि पूरा पूरा पढ़ें, टारगेट होगा हमारा कीवर्ड क्वेश्चन स्टेटमेंट में से। वो उस कीवर्ड को ढूंढने के बाद फिर हम ऊपर नीचे थोड़ा पढ़ेंगे। सिर्फ इस रीडिंग के टाइटल को समझो कि हम अगले 20 मिनट हम इसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं, जो कि है शेक्सपियर राइटर, जो इंग्लिश के बहुत ही रिस्पेक्टेड ऑनरेबल राइटर जो थे, बहुत फेमस थी उनकी बुक्स। तो अभी चलते हैं फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन मेरा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अब आप ये देखो ये किस टाइप का क्वेश्चन है पहले। अब आप यहाँ ध्यान से देखो ये किस टाइप का क्वेश्चन है। जैसे हम नॉर्मली हमें मिलता है 4 ऑप्शंस और एक क्वेश्चन स्टेटमेंट, उसमें से हमें एक सेलेक्ट करना होता है। बट यहाँ क्या बोल रहा है, चूज 3 लेटर्स A to G और फिर उसके बाद राइट द करेक्ट लेटर्स A to G इन द बॉक्सेस 27। मतलब 3 ही क्वेश्चन है और योर आंसर शीट। उनके लिए इनमें से 3 सेलेक्ट करना है। मतलब ये MCQ जो है ये 3 ऑप्शन सेलेक्ट करने वाला है, जैसे लिसनिंग में भी होता है। तो विच 3 ऑफ द फॉलोइंग आर गिवन एज रीजंस। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है उसको भी पढ़ लेते हैं। कौन से 3 फॉलोइंग जो नीचे दिए हैं आर गिवन एज रीजंस फॉर द आर्ग्यूमेंट्स दैट समवन एल्स रोट शेक्सपियर वर्क। क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए गए हैं, क्या रीजंस दिए गए हैं जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं कि शेक्सपियर का जो वर्क है वो किसी और ने लिखा है। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन हो गया। हमें समझने के लिए हम रीजंस ढूंढेंगे, आर्ग्यूमेंट्स ढूंढेंगे कि शेक्सपियर का वर्क किसी और ने लिखा है। फिर अब करना क्या है, इन सारों को पढ़ के जाएं या इसकी लोकेशन ढूंढें। हो सकता है हमें ये वाला एक लाइन की लोकेशन ना मिले, बट येस फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, मिल सकता है। लेकिन मैं क्या करती हूँ, इनको पहले पढ़ के जाऊंगी, 30 सेकेंड्स में हम पढ़ लेंगे एंड इनको अंडरलाइन कर लेंगे। शेक्सपियर डिड नॉट कम फ्रॉम स्ट्रेटफोर्ड, वो वहाँ से नहीं आया था स्ट्रेटफोर्ड से। वी हैव लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट शेक्सपियर लाइफ। वी नो डैट शेक्सपियर डिड नॉट गो ओवरसीज, मतलब वो फॉरेन नहीं गया, वो प्रिजन गया और मनी के लिए। शेक्सपियर स्पोक ओनली इंग्लिश लैंग्वेज, ये कहीं शेक्सपियर्स लाइफ अपियर टू हैव बीन लिमिटेड, उसकी लाइफ जो है लिमिटेड थी। उसकी लाइफ मतलब लगता था, अपियर्स मतलब लगता था, ऐसा नहीं है कि मतलब लगता है कि उसकी लिमिटेड थी। द प्ले सजेस्ट डैट, कोई प्ले सजेस्ट डैट राइटर वॉज फेमिलियर विद हाई क्लास लाइफ स्टाइल। ठीक है, हमने पढ़ लिया, हमने कीवर्ड लगा दिए। अब चलते हैं फर्स्ट पैराग्राफ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ में कहीं तो मिलेगा ये रीज़न आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, अब चलते हैं फर्स्ट पैराग्राफ पे। हाँ जी, अब आप सब्सक्रिप्शन कर दीजिए, तब तक मैं अपना क्वेश्चन दिखाती हूँ। ये फर्स्ट पैराग्राफ है, हमें क्या ढूंढना है, आर्ग्यूमेंट्स, रीजंस या इनमें से कुछ मिले। तो अब पढ़ना शुरू कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा। हमें फेमस प्ले राइट बट डिड ही रियली राइट, देखो पहली लाइन से ही बोल, डिड ही रियली राइट द प्लेज एंड पोइम्स दैट आर एट्रीब्यूटेड टू हिम, देयर हैज़ बीन कंट्रोवर्सी। सो आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं ओवर द ऑथरशिप ऑफ द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर सिंस द 19th सेंचुरी। ठीक है, द इनिशियल इम्पिटस फॉर दिस डिबेट भी आ गया, आर्ग्यूमेंट्स वही डिबेट हो गया।
डिबेट चल रही है, केम फ्रॉम द फैक्ट दैट 19th सेंचुरी क्रिटिक्स, पोइट्स एंड रीडर्स वर पजल्ड एंड डिसप्लीज्ड व्हेन, ये जो 19th सेंचुरी के जो राइटर्स हैं वो डिसप्लीज थे व्हेन दे वर प्रेजेंटेड विद अ फ्यू रिमेनिंग स्क्रैप्स ऑफ एविडेंस अबाउट लाइफ ऑफ शेक्सपियर। तो वो कह रहे हैं कि वो डिसप्लीज थे, वो पजल थे जब उनको बिल्कुल स्क्रैप्स ऑफ एविडेंस, कुछ प्रूफ मिला, कुछ जो थोड़ा सा प्रूफ मिला शेक्सपियर की लाइफ के बारे में, ऐसा कुछ था शायद। फिर भी एक बार मैं थोड़ा सा, अब कुछ काम की चीज़ें मिल रही हैं तो हम देख लेते हैं ना। ही डिड नॉट कम फ्रॉम स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये भी नहीं, ऐसा कुछ बात नहीं हो रही है। लिटिल इन्फॉर्मेशन, यस ये हम कह सकते हैं, वी हैव लिटिल इन्फॉर्मेशन अबाउट शेक्सपियर्स लाइफ। अब वी, तो ये वी इनके लिए लिखा है, देखो ये ये जो कौन बोल रहे हैं, व्हेन दे, हाँ, from the facts poets and readers were puzzled displeased when they were present, so इनके लिए इन्होंने प्लीज़ लगा दिया। अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं इसी पैराग्राफ का। as his name was most commonly spelled, the author they admired and loved must have been scholarly and intelligently, ये सोच रहे हैं कि जिसके एडमायर करते हैं कि वो स्कॉलर होना चाहिए, इंटेलेक्चुअल होना चाहिए, लिंग्विस्टिकली गिफ्टेड होना चाहिए, knowledgeable होना चाहिए अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ दोज हु लिव्ड इन रॉयल कोर्ट्स एंड ही अपीयर टू हैव ट्रेवल्ड इन यूरोप। देखो तो यहाँ लिखा है, हाँ, शेक्सपियर डिड नॉट गो ओवरसीज, रीजन्स फॉर द आर्ग्यूमेंट दैट, वो तो ओवरसीज गया नहीं, यहाँ बोला है कि वो ट्रेवल्ड इन यूरोप, वो यूरोप में गया था, तो हम इसको काटा मार देंगे, ठीक है। और लिखा है कि लिंग्विस्टिक तो लिखा है बट इंग्लिश नॉलेज के बारे में नहीं लिखा, तो हम इसको काट सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि गिफ्ट नॉलेज अबाउट लाइफ स्टाइल ऑफ दोज हु लिव्ड इन रॉयल कोर्ट्स, मतलब जो रिच फैमिली से आता था उसके बारे में। तो हाँ, द प्ले सजेस्ट दैट द राइटर वॉज फेमिलियर विद ए हाई क्लास स्टाइल, तो हम इसको लगा सकते हैं, बट प्लेज वाली बात जो है, तो प्लेज वाली बात ऊपर से चल ही रही है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जिसको एडमायर करते हैं, लव करते हैं इंटेलेक्चुअली, ये सब होना चाहिए उसमें। बट आगे देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में, बट इसके बेसिस पे हमने लगा दिया है, लेकिन आगे ये सब मिलेगा अभी। तो नेक्स्ट पैराग्राफ, दीज क्रिटिक्स फेल्ट द सन ऑफ ए स्ट्रेट Ford glove maker whose only definite recorded dealings concerned buying property, minor legal action over a debt, tax records and for birth marriage could not possible have written poetry based on classical model। वो फिर अभी भी यहाँ कह रहे हैं कि पॉसिबल ही नहीं है कि वो इतना क्लासिकल मॉडल्स के बारे में लिख पाए, मतलब अमीर लोगों के बारे में लिख पाए। तो ये हम आगे पढ़ लेते हैं। क्लासिकल, नॉर could he been responsible for the wide-ranging intellectually and emotionally challenging plays for which he is famous, because in the 19th century world view writers inevitably called upon their experiences for the content of। तो यहाँ पे भी कह रहा है कि ना तो वो ऐसा हो सकता है, ना वो रिस्पॉन्सिबल हो सकता है कि इतना इमोशनल चैलेंजिंग प्लेज उसने जो लिखा है कैसे हो सकता है। फिर आगे के क्या बोल रहा है, बाय कंपेलिंग द वेरियस बिट्स एंड पीसीज ऑफ सर्वाइविंग शेक्सपियर स्कॉलर्स हैव सेटिस्फाइड देमसेल्फ दैट मैन फ्रॉम, ये देखो स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो यहाँ लिखा है डिड नॉट कम फ्रॉम, इसको हम काटा मारेंगे, अपोजिट होगी ना, इज इंडीड लेजिटिमेट ऑथर ऑफ ऑल वर्क्स पब्लिश्ड अंडर हिज नेम, ए मैन कॉल्ड शेक्सपियर डिड बिकम ए मेंबर ऑफ दिस द ड्रामेटिक कंपनी। तो ये अच्छा देखो यहाँ पे और अभी क्या बचा है, वो प्रिजन भी नहीं गया, ये भी नहीं लिखा, हमने 2 पैराग्राफ पढ़ लिए, तीसरा भी फिनिश होने वाला है। तो अब अपने पास ये जो है कि द प्ले सजेस्ट दैट द, बिकॉज इसके पीछे वाले पैराग्राफ में बोल रहे थे ना कि वो कैसे हो सकता है कि कोई कैसे लिख सकता है मॉडल क्लास और लाइफस्टाइल के बारे में। तो ये तो हमारा हो गया, आर्ग्यूमेंट्स थे ना इनके ऊपर। और अपीयर्स टू हैव बीन लिमिटेड, क्यों लिमिटेड है, देखो यहाँ पे बोल रहा है कि वो तो एक ग्लव मेकर का बेटा था और वो ये सब डील करता था बस इन्हीं चीज़ों, तो वो कैसे लिख सकता है, कुड नॉट पॉसिबली हैव रिटन पोइट्री बेस्ड ऑन क्लासिकल मॉडल, तो वो कैसे लिख सकता है, हमने इसको भी सिलेक्ट किया है। देखो ये एमसीक्यू में हमने 3 ऑप्शंस सेलेक्ट किए, तो आंसर्स में हम यहाँ बी लिख देंगे और फिर यहाँ एफ लिख देंगे और यहाँ जी लिख देंगे आंसर शीट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसको क्या करना है, चूज़ नो मोर देन 2 वर्ड्स, ठीक है। 2 वर्ड्स मतलब फिल इन द ब्लैंक्स में भी 2 वर्ड से ज़्यादा नहीं लिखने, 1 वर्ड भी आ सकता है। तो शेक्सपियर ही वॉज एन एक्टर, तो इस वर्ड को ढूंढेंगे, वो एक्टर था। ही हैड डैश फॉर प्रिंटिंग एंड पुटिंग ऑन द प्लेस, ठीक है। अभी
ब्लैंक से पहले और आगे पीछे वाले वर्ड भी इम्पॉर्टेंट होते हैं सही आंसर चूज़ करने में। तो इसको चलते हैं, अभी मैं आपको पूरा पैराग्राफ दिखाऊंगी, आप खुद सेलेक्ट करना। अब ये पैराग्राफ हमने पढ़ लिया था कि यहाँ पे वो बोलना शुरू किया था कि कोई, फिर भी हम देख लेते हैं हमें चाहिए क्या। ही वॉज एन एक्टर, ही हैड प्रिंटिंग टाइप का कुछ वर्ड ढूंढ लेते हैं। पब्लिश्ड, author of all the works published under his name, a man called this William Shakespeare did become a member of this man the dramatic company that on the Globe and Black theaters he enjoyed exclusive right। okay, तो वो इस थिएटर ड्रामा कंपनी का था, तो इसका मतलब वो एक्टर भी हो सकता है, तो ही वॉज एन एक्टर। तो उसके बाद हमें पब्लिशिंग ढूंढना है, पब्लिकेशन, देखो ये रहा वर्ड, ठीक है। तो अभी मैं इसको ब्लैंक को दिखाती हूँ। अब ये देखो यहाँ पे पब्लिकेशन, हमें प्रिंटिंग मतलब पब्लिकेशन ही तो होता है उससे रिलेटेड। ही इंजॉयड एक्सक्लूसिव राइट्स टू द पब्लिकेशन एंड भी देखो, एंड पुटिंग ऑन द प्लेस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ड्रामेटिक वर्क। सो ये वर्क्स जो है ये प्लेस ही के बारे में बात कर रहे हैं। देर आर 23 एक्सटेंट कंटेम्प्रेरी डॉक्यूमेंट्स दैट इंडिकेट ही वॉज ए वेल नोन पोइट और प्ले राइट भी था, ठीक है। पब्लिकेशन एंड देखो पब्लिक एंड इवन प्रोडक्शन ऑफ प्लेज, ये रहा प्लेज हैड टू बी अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। सो ये है क्या होगा यहाँ पे, प्रिंटिंग। उसके पास क्या था, एक्सक्लूसिव राइट्स थे पब्लिकेशन के लिए एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ड्रामेटिक वर्क। सो हम यहाँ लिख देंगे एक्सक्लूसिव राइट्स। तो ये देखिए हमने लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चल पे 31 पे। अब हमने ये पैराग्राफ यहाँ तक आए थे, अब हमें क्या ढूंढना है, डैश कंसल्टेड शेक्सपियर बिफोर अप्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले। देखो परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले ये रहा, और देर आर 23 कंटेम्प्रेरी डॉक्यूमेंट्स दैट इंडिकेटर ही वॉज ए पोइट और प्ले राइट। पब्लिकेशन एंड इवन प्रोडक्शन ऑफ प्लेज हैड टू बी अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हु आर रिकॉर्डेड एज हैविंग मेट विद शेक्सपियर टू डिस्कस ऑथरशिप एंड। तो कंसल्टेड किससे, कौन कंसल्टेड करता था शेक्सपियर से बिफोर अप्रूविंग परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले। देखो परफॉर्मेंस ऑफ द ड्रामेटिक, सो ये 23 डॉक्यूमेंट्स से। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, पब्लिकेशन एंड इवन प्रोडक्शन ऑफ प्लेज हैड टू बी अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हम यहाँ लिख देंगे, हु आर रिकॉर्डेड एज हैविंग मेट। देखो कंसल्टेड मेट हो गया, शेक्सपियर टू डिस्कस, तो हम यहाँ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स लिख देंगे। मैंने ये लिख दिया। अब स्पेलिंग सेम होनी चाहिए, जो यहाँ लिखा है बिल्कुल सेम टू सेम, कुछ मिस नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये इस पर्सन का नाम आ गया। ही प्लेज हिज राइटिंग स्टिल, ही प्लेज यूज हिज राइटिंग स्टिल, ही वॉज इन ट्रबल बिकॉज सम पीपल सेड ही वॉज एन। अब ये एन वर्ड है ना, ये भी हमें करेक्ट आंसर ढूंढने में हेल्प करेगा, ठीक है। आगे वाला भी कुछ है, देख लेते हैं। ट्रबल में था क्योंकि पीपल लोग कह रहे थे कि ही वॉज एन कुछ वो था। ओके, अब अगला पर्सन का नाम मुझे इस पैराग्राफ में दिख रहा है, बट यहाँ पैराग्राफ फिनिश है, तो हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है हम लोगों के पास ये है 32, हम इसको ढूंढ रहे हैं। नेक्स्ट पेज पे मैं आ चुकी हूँ, और हम इस पर्सन के बारे में, इज एक्नॉलेज बाय ऑल precursor of Shakespeare dramatic verse style declamatory blank verse that lifted and content of the play. The records indicated he was accused of being an, so देखो ये an हो गया, he was accused, तो वो he was accused of being an atheist during the existence, denying the existence of God would have been punishable by the death। देखो death भी लिखा है, लेकिन यहाँ क्या आएगा, he was in trouble because some people said he was an एथीस्ट। मैं इसको लिख देती हूँ, ठीक है, ये हमारा हो गया। उसके बाद 33 पे चलते हैं। ही मे हैव फेक्ड हिज ओन डेथ इन ए डैश, ही नीडेड टू राइट इन सीक्रेसी। अच्छा, तो इसी पैराग्राफ का अभी मैं पूरा दिखाती हूँ आपको। देखो डेथ भी था ना, अच्छा, तो वो रिकॉर्ड्स इंडिकेट करते हैं कि वो अक्यूज था, कि उसको एथीस्ट माना जाता था, जो गॉड को नहीं मानते थे। वुड हैव बीन पनिशेबल बाय डेथ पेनल्टी। ही इज रिकॉर्डेड एज हैविंग डाइड इन ए स्ट्रीट फाइट। देखो ए वर्ड भी है ना यहाँ पे, तो ही मे हैव फेक्ड हिज ओन डेथ इन ए स्ट्रीट फाइट, ही नीडेड टू राइट इन सीक्रेसी। देखो he is recorded as having died in a street fight because Shakespeare's great works were written, and therefore it is suggested he may have continued producing literary work while in hiding from authorities। तो मतलब देखो कितना छोटा सेंटेंस को उन्होंने कितना बड़ा पैराफ्रेज किया।
ये अगर आपको समझ में आ गया तो आप इजीली कर सकते हो। तो हमारा आंसर क्या होगा? स्ट्रीट फाइट। तो मैंने लिख दिया है। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, डी वेरा। सो ये लगता है ना पंजाबी नेम है। सो अभी पढ़ते हैं इसको। ही वॉज एन एक्सीलेंट स्टूडेंट, ही सपोर्टेड अदर राइटर्स, म्यूजिशियंस एंड एक्टर्स, ही मे हैव बीन। अभी ये ए वर्ड आ गया, कोई बात नहीं, इंग्लिश में किया था मैंने पहले अभी, ठीक है। मैं तो आपको बता रही हूँ कैसे सॉल्व करना है। इस पेज का अब ये पैराग्राफ तो हो चुका है। देखो पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली लोकेशन दे रखी है उन्होंने, जैसे जैसे पैराग्राफ चल रहे हैं हमारे क्वेश्चंस मिलते जा रहे हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग ढूंढ रहे हैं डी वीरा। देखो ये रहा पहला नाम, और ही आउटस्टैंडिंग स्कॉलर एज ए चाइल्ड, तो मतलब एक्सीलेंट था वो स्टूडेंट। ही वॉज सपोर्टर ऑफ द आर्ट्स, राइटर्स, म्यूजिशियन, एक्टर्स, ये पूरा लिखा है। फिर ही मे हैव बीन ए वर्ड ढूंढते हैं। ही इज़ ऑल्सो रिकॉर्डेड एज बीइंग ए प्ले राइट ऑल्दो नो वर्क्स बियरिंग हिज नेम, मतलब कि उसको रिकॉर्ड किया है प्ले राइट, बट अभी तक उसका कोई, उसका नाम के समेत कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है, स्टिल एग्जिस्ट। तो हम यहाँ पे ए है तो प्ले राइट यहाँ लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है 35th, एज ए मेंबर ऑफ द अपर क्लास ही कुड नॉट राइट एज ए मेंबर ऑफ द अपर क्लास। However, in 16th century England, it was not acceptable for an aristocrat। अब aristocrat और upper class का मीनिंग है आपको नहीं समझ में आएगा। upper class मतलब हाई क्लास, और acceptable for higher class, upper class to publish verse, मतलब जो ये पोइट्री वगैरह, for ordinary people। देखो for भी है ना, तो ordinary people हम लिख देंगे। nor to have any personal dealings with the low class denizens of popular theatre। देखो तो यहाँ आ गया अपना, देखो उन्होंने पैराफ्रेजिंग कैसे किया, दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड। ऑर्डिनरी पीपल मैं लिख देती हूँ। तो ये हमने किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये वाला MCQ एंड ये कंप्लीट ईच सेंटेंस भी करेंगे इसी रीडिंग का।